अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफी। नाज़रीन, अल-अक्सा मॉस्क पर हमने देखा कि इंसानियत के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ। रमज़ान के महीने में हमने देखा मुसलमान निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौजियों की यलगार, और दुनिया भर में ये दिखाई गई, फुटेज देखी गई। हम आपस में ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मुस्लिम्स आर अ ह्यूज डोमिनेंट नेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम देखते हैं मुसलमानों की एक तो जियोग्राफिकल नंबर की एक अच्छी तादाद है, ओवरऑल पॉलिटिकल क्लाउड भी है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम नाकाम हैं कि फ़लस्तीनियों को हम किस तरीके से बचा सकें, उनकी किस तरीके से मदद कर सकें। और ये जो इंसानियत के साथ ये जो जुल्म हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है फॉर द पास्ट 4 to 5 डेकेड्स, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर एंड देन मिलिट्री फ्रंट के ऊपर हम कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा इस दौरान हमने देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कंसिस्टेंटली एक आवाज़ उठाई है। इससे पहले कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाई थी, अब फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ उठाई है। क्या मजीद करना बाकी है? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन क्या है इस पूरे इशू की? खित्ते में क्या तब्दीलियां होने वाली हैं? ये तमाम तर इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इनके बारे में आज डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। मैं अपने राइट से तारुफ करना चाहूँगा। हसन हबीब साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, चाइना को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, चाइना में गए हैं, नॉर्थ कोरिया में गए हैं, मोरक्को में, ईरान में, स्विट्जरलैंड में। सो ही इज गॉट अ वेरी वेल राउंडेड एक्सपीरियंस, और ये बता सकते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या कोताहियां रही हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें करनी है यहाँ पे, इस इशू को मजीद उजागर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मिस्टर शहजाद शेख साहब, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड से भी इनका ताल्लुक है। ओवरऑल इस इशू के एकेडमिक एस्पेक्ट्स आपसे शेयर करेंगे, इनकी भी इंसाइट से फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मिस्टर फवाद सिद्दीकी साहब, जो कि जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं। यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, बिकॉज ये तमाम तर इशूज के पस मंजर में एक ओवरऑल पॉलिटिकल गेम है, एक इकोनॉमिक गेम है, एक एजेंडा ऑफ रिलीजन भी मौजूद है। सो इन तमाम तर डायमेंशंस को देखने के लिए ही इज द राइट पर्सन वी हैव विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस एयर कमांडो रिटायर्ड जमाल हुसैन साहब, जो कि अगेन डिफेंस एनालिस्ट है। सो वी हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैनल ऑफ गेस्ट टुडे, जो कि इस जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन को डिस्कस करेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले हसन साहब आपकी तरफ आऊंगा, इस जुल्म के ऊपर आप क्या एक फीडबैक देंगे कि क्या है ये? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो फ़लस्तीन इशू है, इसको आप थोड़ा सा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में ले जाएं, 48 से भी पीछे। तो एक साजिश के तहत ब्रिटिश को लीग ऑफ नेशन ने मैंडेट दिया था, और उनको मैंडेट इसलिए नहीं देना था कि उनका पहले ही एक एग्रीमेंट था ज्यूज़ के साथ कि वो ज्यूश सेटलमेंट करेंगे इस इलाके में। ठीक है। और ब्रिटिश को ये शौक़ था कि ज्यूज़ जो है उनकी फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदद करें। तो जब उनको ये 1917 में तुर्की के शिकस्त के बाद मैंडेट दिया गया, तो पहला काम उन्होंने ये किया कि ज्यूज़ को सेटल करना शुरू किया वहाँ। अच्छा, ज्यूज़ को सेटल करने का जो प्रोसेस है, ब्रिटिश रहे 1917 से 1948 तक, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। और इस दौरान उन्होंने ज्यूज़ को इनफ तादाद में पहुँचा दिया, उनको आर्म्स पहुँचा दिए। तो और फिर वो 14 मई 48 आता है, जिसको जब फ़लस्तीनियों के 500-600 गांव सफ़ेस्ती से मिटा दिए गए, 7.5 लाख लोगों को वहाँ से किया गया मूव, जिसको आप नकबा कहते हैं। तो इंटरनेशनली इसको किस तरह का रिस्पांस मिला? क्या इसको साफ कहा गया कि ये इलीगल है? बिकॉज ये क्लियर होना बात बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक कम्युनिटी क्या समझती है। देखिए, इसको यूँ आप समझ लें कि 48 में जूस के बारे में बड़ी हमदर्दी थी सारी दुनिया को। जर्मन्स जिन्होंने खुद ये प्रोसेस किया था, वो भी इसको समझते थे कि ज़्यादती, और उन्होंने ये सोचा कि बेस्ट ये है कि इनको लाके उस ज़मीन में बिठा दिया जाए जहाँ से कोई 2000 साल पहले निकाले गए थे। अच्छा, यूएन ने एक और काम किया था जो शायद अगर तस्लीम कर लिया जाता तो इतने प्रॉब्लम ना होते। उन्होंने स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन और जो इज़राइल है, दोनों को, जूइश स्टेट, दोनों को साइड बाय साइड फ़लस्तीन में माना था। लेकिन जो अरब नेबर्स थे वो नहीं माने, वो बहुत गुस्सा थे, और उसके बाद आर्म्ड स्ट्रगल शुरू होती है बाकायदा। उसमें मुसलमान जो नेबर्स थे, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, सब शामिल होते हैं, लेकिन सबको शिकस्त होती है। ये मुझे बताइए, ये तो ओवरऑल हिस्टोरिकल वॉर का पर्सपेक्टिव है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल व्यू क्या है कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन है कि नहीं है? बिकॉज यूएन
इसके बारे में काफ़ी चीज़ें यूएन की तो आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लें, वो सेटलमेंट के खिलाफ भी बोलती है, जुल्म के खिलाफ भी बोलती है, लेकिन जो बड़े मुल्क हैं वो इसमें बिल्कुल म्यूटेड हैं। यानी अगर आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनसे आप उम्मीद करते हैं कि ये इसराइल अपार्थाइड पे बोलेंगे तो गलत है। वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उनके अपने हालात ऐसे हैं कि अगर आप काले हैं तो आपके कोई राइट्स नहीं। तो अमेरिका तो खुद अब एक अपार्थाइड बिहेवियर पे चल रहा है, यही कनाडा का हाल है, यही इंग्लैंड का है। तो इंटरनेशनली आपको वो वोकैबुलरी नहीं मिल रही है जो अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाए। सर आपका फीडबैक दीजिए इसके ऊपर कि इंटरनेशनली a lot of nations informally say that this is wrong, this is absolutely wrong, बट हम ये देखते हैं कि डिप्लोमेटिकली जब आते हैं तो वो उसमें शशोपंज में मुब्तला हो जाते हैं जब इसको बोलना पड़ता है। व्हाट्स योर फीडबैक ऑन दैट? आई एम नॉट श्योर, आप जो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द नेशंस दे से स्ट्रांग, मेरे ख्याल से दैट्स नॉट ट्रू। मोस्ट ऑफ द नेशंस रिकॉग्नाइज इसराइल। आई एम सॉरी टू से, वो रिकॉग्नाइज करते हैं इसराइल को। ये जो मुस्लिम मुल्क में, जिसमें पाकिस्तान और कुछ मुल्क और मुस्लिम मुल्क में भी अभी बहुत सारे मुल्क ने रिकॉग्नाइज कर लिए। इजिप्ट और जॉर्डन में फर्स्ट, अभी यूएई वगैरह का हो गया। अब आप आइए जो प्रेजेंट मसला अल-अक्सा। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन रिकॉग्निशन का नहीं है, अभी क्वेश्चन ये है कि फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा करने का, उसके बारे में क्या कहते हैं? जो बात उन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, ना सिर्फ इसराइल 1948 को रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने 1967 की जो वॉर है, जो जड़ है आज के मौसू का, कि 1967 एग्जैक्टली ऑन 10 सितंबर उन्होंने 10 मई उन्होंने ईस्ट जेरूसलम पे कब्जा किया था। ईस्ट जेरूसलम वाज पार्ट ऑफ जॉर्डन एट दैट टाइम। तो वो कब्जा कर लिया। उनका ये मैंडेट यह था कि पूरे जेरूसलम में वो अपनी हुकूमत करे और अपनी कैपिटल भी वहाँ ले जाए। और हर साल वो 10 मई को उनका एक जत्था होता है जूइश यंगस्टर्स फार राइट्स का, जो बहुत सारे वो जाता है वेस्ट, क्योंकि जो अल-अक्सा मॉस्क है और जो गोल्डन डोम है वो टेंपल सोलोमन टेंपल उसके साथ ही है ना, दो अलग अलग हैं। और ये इस पे एक मायदा हुआ था बिटवीन मुस्लिम्स, पैलेस्टीनियन और इसराइल के साथ कि वो वेस्ट बैंक से अंदर नहीं जाएंगे, और वो मायदा हमेशा उस पर अमल करते रहे। इस दफ़ा ये हुआ है कि इस दफ़ा देयर वाज अ फियर दैट ये जो आ रहे हैं यंगस्टर्स फ्लैग लेकर, वो शायद इसको वायलेट करते। तो इस वजह से पैलेस्टीनियन ने भी अपने डिफेंस में रखे हुए थे। ओके, और बहुत मुमकिन है नेतन्याहू के इंकरेजमेंट से उन्होंने ये माहिदा को तोड़ा और गोल्डन डोम पे पहुंच गए। जब वो पहुंच गए तो उस पर इसराइल ने ये दावा किया कि हम इसलिए पहुंचे क्योंकि हमारे ऊपर रॉकेट फायरिंग हुई है फ्रॉम जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम, विच जो बिल्कुल डिनाई किया अरब्स ने। ओके, लेकिन दुनिया तो वही सुनती है जो सुनना चाहती है। और उसके बाद उन्होंने जो हमला शुरू कर दिया, और अल-अक्सा में जो हमले में एटलीस्ट 20 डाइड, 300 से ज़्यादा इंजरी हुई है। उस वजह से जो प्रेशर इसराइल पे थोड़ा बहुत आया है, बिकॉज दुनिया भी रिकग्नाइज करती है कि अगर अल-अक्सा पे हमला हुआ है तो जितने भी मुसलमानों के फ्यूड है वो बहुत मुमकिन है वो कम हो जाएंगे। अब उन्होंने सारा शिफ्ट कर दिया गाजा पे। सही है, अभी गाजा पे आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। इधर एक तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री का इशू पहले सॉर्ट हो जाए तो देन वी कैन डिसाइड के कौन किसकी बाउंड्री में कौन इंट्रूड कर रहा है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर, व्हाट्स योर टेक राइट नाउ, बिकॉज दिस इज अगेन एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। यस, आपकी बात बिल्कुल देखिए, प्रॉब्लम इंटरनेशनल बाउंड्री डिसाइड करने का नहीं है इस वक्त है, बेसिकली इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड्स ऑफ पैलेस्टाइन, जो कि शायद किस अपना माजी करीब में उसको लीगलाइज करने के लिए उसको कवर दिया गया थ्रू यूएन एंड थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तरफ से। देखिए, इशू ये नहीं है। इशू क्या है कि इनकी जो, मैं तो इनको इंक्रोचमेंट के तौर पे लेता हूँ। अभी रिसेंट जो ये शेख जरार के कस्बे का वाक़या हुआ है, जिसपे ज्यूइश कोर्ट ने जो है वो वर्डिक्ट भी दिया कि जी उनको वहाँ से एविक्ट किया जाए, जो पैलेस्टाइन जो पिछले सैकड़ों साल से वहाँ रह रहे हैं। और उसी का रिपरकशन जो है वो साथ मर्ज हुआ ये अलकुद्स का डे जो हम लोग मनाते हैं और वो लोग वहाँ उसकी ऑक्यूपेशन डे मनाते हैं। लेकिन देखिए, इशू ये नहीं है। आप रिकग्निशन की बात करते हैं, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने बात की,
इट इज नॉट मैटर ऑफ इलीगल और लीगल, इट इज मैटर कि दुनिया की जो ताकतें हैं वो क्या मानती हैं। सही है। आप देखिए पिछली अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, ट्रम्प ने उसको जेरूसलम को, उसको इजराइल का कैपिटल तस्लीम कर दिया। अब ये वो टाइम है, देखें बाइडेन की गवर्नमेंट शायद थोड़ा सा डिफर करती है पिछली गवर्नमेंट के साथ, जो हमने सऊदी अरब में देखा, जो हमने यमन में देखा, और जो शायद ये लिटमस टेस्ट है जो इजराइल चाह रहा है कि जी ये जो एक्शन इजराइल ने लिया है इस पे अमेरिकन और उसकी जो लॉबी है वो क्या राय रखती है। ऑब्वियसली उसकी तरफ से थोड़ी बहुत मजम्मत की आई है कि जी दोनों तरफ से जो है वो रिस्ट्रेन किया जाए, सारी चीज़ किया जाए, लेकिन देखिए ये हल नहीं है। इस तरह कमरों साहब ने बात की, हम इजराइल को रिकग्नाइज करें ना करें, इजराइल दुनिया में एक हकीकत है और एक मुल्क है जिसको अरब ममालिक भी तस्लीम कर चुके हैं, और मिडल ईस्ट में वो अपना एक वेट रखता है। आप अगर उसको बोले कि जी आज हम उस पर ये डिस्कशन करें कि जी वो इलीगल है या लीगल है, the question is not whether Israel is legal or illegal, by the way. Let's just come to the point. The point is simply there is an argument on a land whether who this land belongs to, and your argument is the might is right. What America and other nations are saying, if they saying that this is the right way to do it, then this will be the final take. देखिए आपकी बात बिल्कुल बचाए। देखिए इजराइली It's not the question of whether Israel को तस्लीम करना है नहीं करना। देखिए इजराइल को तस्लीम करने का मतलब ये Might है, prevails, right भी prevails भी। इजराइल Right को नहीं है, it तस्लीम prevails करने का करना, जो मकसद है, मतलब है वो यही है कि जो उनकी सेटलमेंट्स हैं उनको तस्लीम कर रहे हैं ना आप। अब देखिए अगर जॉर्डन ने या इजिप्ट ने उसको तस्लीम किया, इसका मतलब है कि वहाँ की जो लैंड है उसको उन्होंने तस्लीम किया है। अब जो केस रिसेंट केस है शेख जराट का जिस पे चल रहा है, वो यही बात कर रहे हैं कि जी हमने ये पैसे लेकर, इजरायलीज जो यूज है कि हमने ये पैसे लेकर लैंड खरीदा है। सही है। जो कि इससे पहले भी सेटलमेंट जो हुई है उसका उन्होंने इसी तरीके से हुई है। ठीक है। अब वो अगर आप उसको इलीगल ये बोलेंगे जी, लैंड खरीदने के बाद आप उसको ऐलान कर दें कि जी मैं आप ये अलग मुल्क जो है वो उसका वो बन गया है, तो एक डिबेटेबल चीज है। लेकिन देखिए मैं इसकी बात करूंगा कि अगर आप वो लीगैलिटी की बात करेंगे, जिस तरह एम्बेसडर ने बात की, 2000 साल पहले ये लैंड किसका था? ज्यूस, बनी इसराइल। अब उसके बाद जब ये फर्स्ट वॉर के, सेकंड वर्ल्ड वॉर के हॉलोकॉस्ट उन्होंने एक बेस बनाया, उसका अपने आप को मजलूम तस्लीम करवाया दुनिया में, और उसकी बेस पे आज हम इजराइल जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। सही सही। आप थोड़ा फीडबैक, आपने काफी डिस्कशन देखी, आप अपना पर्सपेक्टिव दे दीजिए। देखिए बुनियादी जो असल मसला है वो तो यही है कि इस पूरी फ़लस्तीन को मुसलमान अपनी सरजमीन समझते हैं, ये अंबिया की सरजमीन है। और अगर हम मजहबी पर्सपेक्टिव में देखें तो जो अंबिया का सिलसिला चलता आ रहा था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ख़त्म हुआ, और हम वो आखिरी उम्मत हैं जो कि आखिरी नबी को तस्लीम करते हैं। उससे पिछली जो कौमें थीं, चाहे वो ज्यूज़ हों चाहे वो क्रिश्चियंस हों, अगरचे वो इस वजह से क्लेम करते हैं कि हज़रत मूसा या हज़रत ईसा के भी वहाँ पे निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने बाद में जो उसके बाद जो नबी है उसको उन्होंने तस्लीम नहीं किया। तो अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखें तो वो अपना राइट उस तरह से उस ज़मीन के ऊपर खो चुके हुए हैं। ज्यूज़ का जहाँ तक से सिलसिला है, देखें 2000 कम अज़ कम पिछले 1400 साल से ये मुसलमानों के पास ही लैंड रही हुई थी, और ये तारीखी तौर पे साबित है कि मुसलमानों ने वहाँ पे कितना फेयरली ट्रीट किया। आपको शायद पता हो जब हज़रत उमर के दौर में इसको बेज़ंटाइन अम्पायर से लिया गया था, तो बेज़ंटाइन अम्पायर जो उसका शहर का रूलर था उसने हज़रत उमर से शर्त रखवाई थी कि हमने इनको दाखिले से मना रखा हुआ है जी, उसको आपने भी इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं देंगे। उसको तो हज़रत उमर ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद उस सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया, और फिर अगले 1300 साल तक मुसलमानों ने ज्यूज़ के ऊपर कोई वहाँ पे जुल्म नहीं किया। बल्कि इवन आप ये देखें जब यूरोप में स्पेन का डाउनफॉल हो रहा था तो वहाँ से ज्यूज़ और जो मुसलमान निकल रहे थे वो कहाँ जा रहे थे? वो ऑटोमन एम्पायर जा रहे थे। इवन अमेरिका का एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि लेट 19th सेंचुरी में 1870 के लगभग यूएस कांग्रेस ने अपना डेलीगेशन भेजा ऑटोमन एम्पायर में, और उन्होंने उसके बाद कहा कि ज्यूज़ का दुनिया में जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अगर हो रहा है तो वो मुस्लिम लैंड्स में हो रहा है, इवन अमेरिका में भी नहीं हो रहा। तो अब असल बात क्या है, देखें कॉलोनियलिस्ट पावर का एक अपना प्लान था, मैं उस प्लान की डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने अपने प्लान के तहत इस खित्ते के अंदर एक फॉरेन बॉडी को तख्लीक की है। अब एक बात सिंपल सी है, मेरा क्लेम है ये मेरी ज़मीन है, हमारा यानी कि हमारी ज़मीन है, अगर उसके ऊपर एक फॉरेन ऑक्यूपेशन हो गई है मैं उसको कैसे तस्लीम कर सकता हूँ? पहले दिन से जो यूएन की रेजोल्यूशन इसके ऊपर आई है, आई थिंक 1948 के अंदर एक चीज़ डाल दी गई, 2 स्टेट सोल्यूशन। जब 48 में जो स्टेट बनी है,
78% ऑफ द फ़लस्तीन लैंड पे उन्होंने ऑक्यूपेशन की है और 67 के बाद 100% पे हो गई है। और अब जिस 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की जा रही है उसके अंदर 88% यूएस स्टेट होगी ठीक है। और 12% जो होगी वो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी होगी, ठीक है। जिसकी राइट्स या जिसकी ताकत कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से भी कम होगी। तो अगर हम इसको प्रिंसिपली मान लेते हैं कि कोई आके आपकी ज़मीन पर कब्जा करे और फिर उसकी चूंकि ताकत है और हम अभी मिसाल के तौर पर अगर मान भी ले कि हमारे पास ताकत नहीं उसको छुड़वाने की, तो इसलिए उसके कब्जे को तस्लीम कर लें, तो फिर कल को हम अपने कश्मीर के ऊपर भी क्या क्लेम कर सकते हैं। तो ये इस लिहाज से बहुत ही गलत पहले दिन से इस पर लिखा गया कि जी हम 2 सोल्यूशन इसके ऊपर बात करते हैं। जहाँ तक बात है इंटरनेशनल लॉज की या इंटरनेशनल की कवानीन की या इंटरनेशनल जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं, देखिए बिल्कुल बात वाज़ेह है। ये जो इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं आफ्टर ये लीग ऑफ नेशंस और यूएन, ये बड़ी ताकतों के बनाए हुए लॉज हैं। जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं, एक आम तौर पे एक बंदा, शायद मैं भी बहुत अर्से तक यही समझता था कि इसका मतलब तमाम दुनिया के ममालिक, लेकिन जब आप एक्चुअली में स्टडी करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी मींस अमेरिका एंड यूरोप, नॉट इवन शायद उसमें रशिया और चाइना भी नहीं उसके अंदर शायद आता उस तरीके से। सही है। तो अब उन्होंने एक सिस्टमाइज कर दिया हुआ है अपनी कॉलोनियलिज्म को थ्रू लॉज के, जो छोटे छोटे ममालिक हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्ट ही ना कर सके। आई गॉट योर पॉइंट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने भी हाईलाइट किया, इन्होंने बहुत क्लियरली बताया, माइट प्रिवेल्स। सो अगर माइट को अगर आप खोलें यहाँ पे, बिकॉज वो बड़ा क्लियर है, बिकॉज इफ ही इज आर्ग्यूइंग दैट आई हैव परचेज द लैंड, तो मैं इनकी लैंड आपसे परचेज नहीं कर सकता। नाउ देन ही सेज माइट प्रिवेल्स। अब माइट में मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी हुई है, कितनी सॉफ्ट पावर है और कितनी हार्ड पावर है हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उस पर थोड़ा तबसरा सर आपसे। देखिए, ये बात तो आपने वही बात की कि मैं व्हाट इज द सॉफ्ट पावर स्टेटस पे अपने हार्ड पावर तलाश करूं, सारे ही शहर ने पहने हुए दस्ताने। आप अरब लीग की बात कर रहे हैं या आप ओआईसी की बात कर रहे हैं, उसमें वही ममालिक तो शामिल हैं जिन्होंने इसको तस्लीम किया। सही। अब अगर आप उनसे कोई अच्छाई की उम्मीद ये रखें कि जी वो वहाँ से कोई स्टेटमेंट दें अगेंस्ट इजराइल, तो मैं समझता हूँ शायद हम वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। सही। देखिए, प्रॉब्लम अब जाके आप अगर ये बोलें कि जी पिछले इससे पहले जो अरब इजराइल वॉर हुई थी उसके बाद जो सिनेरियो डेवलप हुआ, तो उसको इजराइल को सर्टिफाई किया किसने? अरब ने। सही। आज हम ओआईसी की जब बात करने लगते हैं तो ओआईसी सिवाय वर्ड्स के उनके पास है क्या रह गया? आप देख लीजिए, आज ओआईसी की जब यमन की बात आई तो वो कहाँ खड़े थे हम। अब इसी तरह अब अगर आप ये गाजा की या फलस्तीन की बात आप ओआईसी में लेकर जाएं या अरब लीग में लेकर जाएं, तो मैं समझता हूँ शायद हम उसको तूल तो दे सकते हैं उस किस्से को, लेकिन सोल्यूशन की तरफ हम जा ही नहीं सकते। सर आपका फील। पहले जैसे मैसर साहब ने कहा था कि जेरूसलम हैंड चेंज करता रहा है कि रोमन्स के पास था, बाइजेंटाइंस वाले वहाँ थे, क्रिश्चियंस थे, फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसको लिया, हज़रत उमर पहले थे जो उन्होंने उसका किया। वहाँ पे देखिए 2 चीज़ें, गोल्डन वो डोम ऑफ रॉक है और अल-अक्सा मॉस्क है, वो दोनों जैसे कहते हैं टेम्पल माउंट सही है वहाँ पर है। और टेम्पल माउंट गोल्ड रॉक वो है जो इसराइल वो कहते हैं, जूस ये कहते हैं कि यहाँ पर हज़रत इब्राहिम ने हज़रत इस्माइल को लाए थे कुर्बानी के लिए, वो इनका वर्जन है। अब जो मसला जो हो रहा है कि जब 67 वॉर के बाद उन्होंने जोलान हाइट ले लिया, अरब चुप रहे, कि उन्होंने वेस्ट जेरूसलम ले लिया, अरब चुप रहे। अब जो वेस्ट की जो थिंकिंग है इन माय ओपिनियन कि वो समझते हैं कि अगर वो अल-अक्सा पे हमला करके उस पर काबू करने की कोशिश करते, बहुत मुमकिन हो मुसलमान जाग उठे। इस वजह से वो इसराइल के हाथ रोक रहे हैं कि आप अल-अक्सा ना जाएं। उन्होंने सारा फोकस अब गाज़ा पे कर दिया, गाज़ा पे। कल फ़लस्तीन जो 2 स्टेट की सोल्यूशन है, कल अगर उसको मान लेते तो फिर बताइए हम क्या करेंगे। हमारी भी यही पोजीशन है कि अगर फ़लस्तीन 2 स्टेट सोल्यूशन मान लेते हैं और इसराइल भी उनको ईस्ट जेरूसलम दे देता है तो हम भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। दिस इज आवर स्टेटेड पोजीशन। दिस इज योर स्टेटेड पोजीशन बाय द वे। यस, एम आई करेक्ट? अगर पैलेस्टीनियन मान जाते हैं तो देखिए पैलेस्टीनियन का राजी होना, लैंड का जो देखिए पावर तो है, लेकिन जो लीगैलिटी है उसमें अगर आप जाते हैं और लीगैलिटी में यूएन पावर से मुराद ये क्या, डू यू हैव द सॉफ्ट पावर एज अ कम्युनिटी मुस्लिम उम्मा और हार्ड पावर बोथ? दोनों नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों में क्योंकि डेमोक्रेसी की वो कम है हमारी हिस्ट्री,
तो हमारे यहाँ सॉफ्ट पावर नहीं है। उसकी एग्जांपल ये है कि इस वक्त सबसे हेटेड मुसलमान वर्ल्ड में जो है चैनल वो अल जज़ीरा है, और उससे सऊदी भी नाराज़ हैं, उससे जॉर्डेनियन भी नाराज़ हैं, सब नाराज़ हैं। दैट टाइप ऑफ, देयर इज़ ओनली वन मुस्लिम चैनल जो आपको सही सूरत हाल दिखाता है ऑन पैलेस्टाइन एटलीस्ट, और भी बाकी जगह भी अच्छा दिखाता है। तो हमारी सॉफ्ट पावर तो ना होने के बराबर है मुस्लिम वर्ल्ड की। और हार्ड पावर आप 3 दफ़ा इजराइल से लड़के देख चुके हैं, तीनों दफ़ा इस बुरी तरह से शिकस्त हुई है कि जो सारे मिल के भी, यानी इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, सब मिल के भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अगर आपकी ये सूरत है, और जहाँ तक डिप्लोमेटिक उसका है, तो अभी तक मुसलमान वर्ल्ड एक OIC पे भी सिर्फ तकरीरी मुकाबला है। मुसलमान वर्ल्ड जो है डिप्लोमेटिकली इतनी वीक है कि उनके आपस के ही मसाइल हल नहीं होते। अब आप सिंपल है, जब आप यमन की जंग देखते हैं तो आपको पता चल जाता है वेयर डू स्टैंड। इनफैक्ट हमें उन्होंने साइड लाइन पर खड़ा कर दिया, जो हम जो इतने बड़े सऊदी अरब के भाई बने हुए थे उस वक्त पे। तो हमारे लिए जो है ना डिप्लोमेटिक फ्रंट तो ऑप्शन ही नहीं है, ना सॉफ्ट पावर ऑप्शन है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम किसी तरह से जो लैंड यूजर्प हुए, देखिए जो बेची खरीदी गई वो अलग है, लेकिन जैसे इजराइल ने वो वॉल बना के अपनी सिक्योरिटी के नाम पे इतना वो किया, और अब जो रीसेंट मूवमेंट इनटू जॉर्डन वैली है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि दिस वायलेट्स ऑल द प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम लीगैलिटी पे ना जाएं, हम ये मान लें कि माइट इज राइट, ये चले माइट प्रिवेल्स, व्हाटएवर, बट द क्वेश्चन इज, जितना प्रोग्राम में हमने आर्गुमेंट बिल्ड किया है, इन्होंने हमें गाइड किया कि माइट विल प्रिवेल, फॉरगेट अबाउट व्हाट इज राइट, देन व्हेन वी वेंट टू माइट हमने देखा कि सॉफ्ट पावर भी नहीं है, हार्ड पावर भी नहीं है। बिल्कुल। तो अब बचा क्या है? माय क्वेश्चन इज, एक ऑप्शन है बाकी साहब जी सर, जो कि हम OIC का पैरेलल ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर आप उसको अजम ब्लॉक की बात करें तो मैं समझता हूँ अरब की तरफ से वो अजम ही होगा, लेकिन अब वो एक वक्त की जरूरत है। वो बैकलैश कर गया था वो जी, मैं उसी बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों के जहन में मौजूद तो है। अब जिस तरह अमेरिका का डाइवर्जन हुई है फ्रॉम सऊदी अरबिया, और हमारा जो रिसेंट ट्रिप है ये इसका गमाज है कि शायद अमेरिका का जो अम्ब्रेला था टूवर्ड्स सऊदी अरबिया एंड मिडल ईस्ट, वो शायद अब उतना नहीं रहेगा। यमन की वॉर की बारे में बातें हो रही हैं अमेरिका की तरफ से। अब शायद मैं समझता हूँ कि हमें एक पैरेलल ब्लॉक की तरफ जाना है। वैसे भी दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड से अल्हम्दुलिल्लाह बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। इकोनॉमिकली भी हमारा ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो नेचुरली तौर पे अब वो सामने आ रहा है, तो व्हाई नॉट इस्लामिक ब्लॉक? सही। शिजा साहब, इज इट अ वायबल सॉल्यूशन? देखें, अगर हम खुद अभी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि चाहे जो OIC हो, चाहे अरब लीग हो, उसके जो ममालिक हैं, उनके जो रूलर्स हैं, और मैं इसमें बेस में कहूँ जब हम अरब्स कहते हैं या मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं, वी शुड मेंशन द रूलर्स, क्योंकि जो रूलर्स की थिंकिंग और इमोशंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं विद द मुस्लिम पॉपुलेशन, वेदर दे आर अरब और नॉट अरब्स। तो जब हम ये समझ रहे हैं कि वो किसी चीज़ के ऊपर एक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई भी हम नया ब्लॉक बना लें, चाहे वो ईस्ट का हो चाहे वेस्ट का हो, कोई रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएगा। दूसरी एक बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, ये जब हम बात कर रहे हैं कि जी ये फ़लस्तीनी डिसाइड करेंगे, सॉरी फ़लस्तीन डिसाइड नहीं करेंगे, मस्जिद अक्सा फ़लस्तीनी नेशनलिस्ट की नहीं है। जब आप फ़लस्तीन कहते हैं, फ़लस्तीनी पर मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, जूस भी है। सही। दिस इशू, ये ज़मीन मुसलमानों की है, और इसकी जो सबसे अच्छी एकदम एग्जाम्पल मिलती है कि जो ज़ायनिस्ट तहरीक के जो रहनुमा थे थियोडोर हर्जल, जब उन्होंने 1901 के अंदर, उस वक्त जब उस्मानी खिलाफत मौजूद थी, क्योंकि उसके अंडर में था फ़लस्तीन, तो उसने ऑफ़र की थी कि हम आपको बहुत पैसे दे सकते हैं, आप कर्ज करवा सकते हैं, ये फ़लस्तीन की ज़मीन के अंदर हमें कुछ हिस्सा में दे दीजिए। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने उसको ये जवाब दिया था कि ये ज़मीन मेरी नहीं है, ये मुसलमानों की ज़मीन है, और मुसलमानों ने इसकी कीमत अपने खून से अदा की है। हाँ, जिस दिन ये सियासत ख़त्म हो गई फिर तुम्हें शायद ये मुफ्त में मिल जाएगी, और फिर आखिर में यही हुआ। तो एक हम इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, ये एक सिस्टमेटिकली जो एक इशू सिंस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग फॉर 24 दिस वाज एन इस्लामिक मुस्लिम इशू, फिर इसको अरब लीग के जरिए इसको अरब इशू बनाने की कोशिश की गई, और अब पिछले 30 सालों से ओस्लो एग्रीमेंट और ऑनवर्ड्स आके इसको एक फ़लस्तीनियन इशू, ताकि हमें पूरी मुस्लिम उम्मा को इससे डिस्टेंस कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार दे हैव बीन फेल्ड मिजरेबली, क्योंकि जब फ़लस्तीन की ज़मीन की बात है, EMBA की ज़मीन, मस्जिद की, ये इसको डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते। देखिए अब क्वेश्चन ये है, जहाँ तक हमने हार्ड पावर सॉफ्ट पावर की, अब इसी के ऊपर कनेक्ट करूंगा। they have failed miserably, या we could not make the right strategy, ये again एक counter question है। now 3 पावर ले लेते हैं, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर नाज़रीन डिप्लोमेटिक पावर, हार्ड पावर मिलिट्री पावर, द थर्ड पावर इज फाइनेंशियल पावर। so you are stuck at the financial end as well। मैं हार्ड पावर के हवाले से
वन पॉइंट, जी सर प्लीज आप फिर मैं आपको 3 फैक्शंस हैं पैलेस्टाइन में जो इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ओके, एक है पीएलओ जो पॉलिटिकल फैक्शन है, हमास और हिजबुल्लाह दे आर द मिलिट्री फैक्शन। सही है। अब वो तीनों आपस में लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह सपोर्टेड बाय ईरान और देयरफॉर उसको सपोर्ट नहीं मिलती फ्रॉम द अरब ब्लॉक। सही है। ओके, हमास, क्योंकि हमास इज सपोर्टेड बाय द अरब ब्लॉक्स बिकॉज अरब्स है, वो सपोर्ट नहीं मिलती। तो जब तक मुसलमान कंबाइन नहीं होंगे, आई एम सॉरी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मुसलमानों की ज़मीन थी। अगर ये आर्गूमेंट ले तो अमेरिका बिलोंग टू द रेड इंडियंस, ओके, ऑस्ट्रेलिया में द एबोरिजिनीज का था। तो दिस इज आर्गूमेंट इज गुड, लेकिन इससे आप आगे नहीं बढ़ेंगे अनलेस आप मोटिवेट करें। जो मैं कह रहा हूँ, अगर खुदा ना खासा उन्हें अल अक्सा में गए, मुझे उम्मीद है कि हम अपनी सारी डिफरेंसेस छोड़कर अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जो आप बात कर रहे हैं उस पर हम कामयाब हो सकते हैं। देखिए, ये जिस आप कह रहे हैं ना अलग, यानी कि एक तरह से आप एक रेड लाइन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, ये सॉफ्ट और हार्ड पावर, अर्ली 80s के अंदर एक बहुत यहाँ पे खबरें आम थी कि जूइश स्टेट जो है विद द हेल्प ऑफ इंडिया वो ऑक्यूपाइड कश्मीर से हमारी कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। और फिर उस वक्त के अखबारों में, जब कभी मीडिया दौर नहीं था, हमने कुछ डिप्लोमेटिक सर्कल्स के जरिए से जूइश स्टेट को कम्युनिकेट कराया कि जो हमारे पास चीज़ है, हमने उसका अगर छोटा सा भी टुकड़ा तुम्हारी तरफ भेजा तो तुम सफास्ती पे नज़र नहीं आओगे। 80s में जब अभी हम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी नहीं थे, ना हमारे पास उसका इस तरह की भी प्रॉपर बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज़ मौजूद थी। पॉइंट ये है, आप जब दुश्मन को दिखाते हैं कि मैं तुम्हें एक नुकसान पहुंचा सकता हूं और दुश्मन ये जान जाए कि वाकई सीरियस है, तो फिर वो आपके थ्रेट को रिकग्नाइज करता है। आज अगर जूइश स्टेट की पुलिस इस बेदर्दी से बौसी तक में घुस जाती है, उनको इंश्योर है कि आसपास की तमाम मुस्लिम स्टेट्स के जो रूलर्स से लेके दूर रफ्तार तक की जितनी मुस्लिम स्टेट्स के रूलर्स हैं, वो सिवाय बयानबाजी के वो भी अपने अवाम के गुस्से को ठंडा करने से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो आप इसलिए हार्ड पावर भी मौजूद है। इवन अ सिंगल मुस्लिम कंट्री, नहर सुइस, इजिप्ट बैठा हुआ है, वो अगर धमकी कि अगर आज कल से ये बीमारी ना रोकी गई, हम इसको नहर सुइस को ब्लॉक करते हैं। सही, आप ही के पॉइंट को स्ट्रेटेजिकली इसमें एक और पॉइंट ऐड करूं। जब हमने ब्लास्ट किए थे, न्यूक्लियर ब्लास्ट, हम पे सैंक्शंस लगनी शुरू हुई थी। उस वक्त जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे जैक शिराक, उन्होंने फिर कहा कि ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मुल्क है, अब इसको ज़्यादा दीवार से ना लगाओ, ऐसा ना हो कि ये अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बेच के अपना गुजारा करना शुरू कर दे। तो पॉइंट ये है, जब आपके लिए कोई रेड लाइन होती है और आप कहते हो मैं इसके लिए सब हद क्रॉस कर जाऊंगा, फिर दुश्मन ही मजबूर होता है आपको वेटेज देने के लिए। पॉइंट इज द अदर पार्टी हैज टू टेक इट एज द क्रेडिबल थ्रेट। Yes. So in game theory, the other party is not willing to take that as a credible threat because वो आपके 2-3 मुस्लिम nations को तो already accept करा चुके हैं, and then they are strategically moving forward. क्रेडिबल थ्रेट का सर जो बात वही आ गई जो मैं कर रहा था कि जी अगर हम डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस है, ब्रास्टैक सर समझते हैं, ब्रास्टैक भी हमने इसी तरह ज़िया साहब के दौर में हमने इंडिया का जो है एग्रेशन वो रोका था, यही चीज़ बताकर। क्रिकेट डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा है प्रॉब्लम। अरब इजराइल वॉर में इनसे बेहतर कौन जाता है कि वी पार्टिसिपेटेड, हम खुद पाकिस्तानियों ने पार्टिसिपेट किया। अगर आप हार्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तानी पायलट्स वर द फर्स्ट पायलट हु शूट डाउन द इजरायली जेट। मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, किया, लेकिन देखिए अल्टीमेटली बात वही आ गई कि जो आसपास के लोग जब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं मुल्क, ठीक है, तो जो हम इतनी दूर बैठ के अगर हम कोई क्रेडिबल डेटरेंस की या क्रेडिबल हम थ्रेट की बात करते हैं तो वो तो शायद नकाब खाने में तूती है, ठीक है, की आवाज है, ठीक है, तो कोई नहीं समझता। सही है, गॉट इट। मैं समझा आपका एक पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा बिकॉज आपका एक्सपीरियंस है तमाम तर ममालिक में। हाउ हैज बीन द डिप्लोमेसी सो फार, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ऑन दिस पैलेस्टाइन इशू फ्रॉम पाकिस्तान साइड, इस पर थोड़ा बताइएगा। देखिए, जैसे मिडल ईस्ट को अगर आप देखें तो बारिंग वेरी फ्यू कंट्रीज, उनकी जो डिप्लोमेटिक सर्विसेज हैं उनका सिर्फ एक काम है कि वो रिजीम का एक अच्छा इमेज प्रोजेक्ट करें, दैट इज़ द लिमिट। और जो बाकी मुसलमान मुल्क हैं जैसे ईरान है, पाकिस्तान, टर्की, जो थोड़े सी जिनकी डिप्लोमेसी वाइबल है, वो भी इस इशू को इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं कि जो जिन लोगों ने कुछ करना है वेस्ट में, जो इजराइल पे रियल प्रेशर डाल सकते हैं, और इस वक्त वो डाल लें थोड़ा सा, क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि अगर अल-अक़सा वाला इशू होता है तो थर्ड इंतफादा ना शुरू हो जाए। फर्स्ट इंतफादा ने इजराइल को जितना नुकसान पहुंचाया था वो शायद हम असेस नहीं कर सके, क्योंकि प्राइम टाइम टीवी पे नज़र आता था कि इजरायली गोलियां चला रहे हैं, टैंक लिए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे हैं। अब की अच्छा सरप्राइजिंगली दोनों इंतफादा में पैलेस्टीनियन के पास कोई वेपन नहीं था। अब ये एलिमेंट आ रहा है, कुछ खुद कुछ धमाके वमाके उन्होंने किए थे लेकिन वेपन का इस्तेमाल नहीं था।
अब ख़तरा ये हो रहा है क्योंकि वेपन का मूवमेंट ज़्यादा फ्री हो गया है कि ये ऐन मुमकिन है कि जो थर्ड इंफाता हो वो मटेरियलिस्टिक हो, और अगर पैलेस्टीनियंस में आर्म्स उठाए तो इसराइल के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सही। जाएगा। अच्छा शहजाद साहब, एक चीज़ हम और भी देख रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा के अंदर विद इन द नेशंस इमरान खान हैज़ बीन वेरी वोकल ऑन दैट, although at a lot of political cost as well, at a lot of economic cost as well, because पाकिस्तान की अगर आप माशी सूरत हाल देखें तो अभी बिल्कुल रिकवर होना शुरू हुआ है, एक क्राइसिस से निकला है, रिकवरी का मोड जारी है, लेकिन उसके बाद भी इट्स टू बोल्ड एंड इट्स अ वेरी कमेंडेबल एफर्ट कि कम से कम कोई आके बोल रहा है, एंड देन टर्की एज वेल। देखें, ये जो मईशत की जो बात की जाती है, एक तो ये बात बहुत ही गलत लिंक की जाती है, क्योंकि अगर मैं इसको लूँ तो अल्लाह ना करे कल को पाकिस्तान पे इंडिया या कोई और स्टेट अटैक करती है तो क्या हम इस एक्सक्यूज़ को लेके हम कहेंगे कि वी आर नॉट गोइंग फाइट टू यू, वी आर सरेंडिंग टू यू। अगेन कुछ रेड लाइंस है आपकी, आपने उस रेड लाइंस को डिफेंड करना एट एनी कॉस्ट, आप उसको किसी सूरत भी जो है वो छोड़ नहीं सकते। जहाँ तक आपने बात की इमरान खान साहब की या टर्की की, देखें फिर वही बात है, हम यहाँ बैठे हुए हमारे पास इसका अथॉरिटी नहीं है, वी कैन सिंपली एक्सप्रेस आवर व्यूज़, वी कैन डिमांड। रूलर का काम ये होता है कि वो एक पॉलिसी देता है, उसके ऊपर अमल करता है। अनफॉर्चुनेटली जो रूलर भी इसका कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो मैं और आप बैठ के कर रहे हैं, बयानबाजी, बातचीत। रूलर जब ये काम करेगा तो वही हम कह रहे हैं कि जूइश स्टेट को क्यों इस बात की यकीन है कि वो कुछ भी कर लेगा, उसका कोई हाथ रोकने वाला नहीं है, स्पेशली मुस्लिम, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम रूलर जो हैं उन्हें से कुछ नहीं। और मैं आपको एक बात, और बात, टर्की की फौजें लीबिया पहुंची हुई हैं, लीबिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक फैक्शन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, एक फैक्शन को यूरोपियंस सपोर्ट कर रहे हैं। टर्की का वहां पे क्या काम है? तो टर्की वहां पे अपनी फौजें मूव कर सकता है। टर्की सीरिया के अंदर फौज मूव कर सकता है जब उसको पता चलता है उसके फलां ऑटोमन एम्पायर के एक बादशाह की जो कब्र थी वो अंडर थ्रेट आने लगी है, तो उसके टैंक जाके उसकी कब्र को रिकवर करके बाहर ले आते हैं। लेकिन वो टर्की आया सूफिया की मस्जिद को भी सोकल रिवाइव कर देते हैं, लेकिन मस्जिद अक्सा मुसलमानों खून बह रहा है, उसके लिए फौज मूव नहीं हो सकती, उसके लिए सब बड़ी मजबूरी आ जाती है। प्रॉब्लम इज अगेन द रेड लाइन इज द आंसर। आपके मुल्क में लाखों बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, आप चाह रहे हैं लीडर को कि अपनी रेड लाइन ये वाली थोड़ी तारीख पे जाए। जी प्लीज। हजरत उमर के ज़माने में, हजरत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में मुस्लिम्स वर द राइजिंग पावर, इस वजह से उन्होंने पहले जेरूसलम कैप्चर किया था। नेक्स्ट जो कैप्चर हुआ था सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। तारीख में देखिए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी उस वक्त तक उसने हमला नहीं किया जब तक वो जितने फैक्शंस थे उनसे लड़कर उनको इकट्ठा नहीं किया। सही है, बिल्कुल मोमेंटम नहीं बना लिया। नो, ही फॉट अगेंस्ट इजिप्ट वगैरह, जंग करके उनको इकट्ठा करके फिर देन ही वाज एबल टू, वो भी बहुत एफर्ट के साथ। सही है। तो अगर आप समझते हैं कि जिस किस्म के फैक्शंस हमारे हैं मुसलमानों में, अगर हम जंग के साथ ले लेंगे वो नहीं होगा। सही है। जैसे आप कह रहे हैं कि रेड लाइन जो मैं देख रहा हूँ, अगर उन्होंने अल-अक्सा पे हमला किया, बिकॉज अल-अक्सा इज आवर अव्वल किबला अव्वल है और थर्ड मोस्ट रिलीजियस साइट हमारी है। अगर उस पर हमला हुआ है, बहुत मुमकिन है हम में वो जाग आएगी, और जब तक सारे मुसलमान इकट्ठे ना हो आप इसराइल का ज़्यादा बिगाड़ नहीं। जैसे आपने मिसाल दी ना सलाउद्दीन अय्यूबी साहब, यानी किसी ने लीड ली ना, जब लीड ली तो फिर इलाके के मुसलमानों ने भी देखना कि कौन लीड ले रहा है, इसके ऊपर वो जुड़ता चला जाता है। फिर अगर कोई उसका एक सलाउद्दीन अय्यूबी भी ना खड़ा होता तो कोई भी ना जुड़ता। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट कि अल-अक्सा इज द राइट लाइन? जी हाँ, मैंने कहा भी था, कमोडोर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये रेड लाइन है। इसीलिए यूरोपियंस को थोड़ी सी फिक्र है कि अगर मुसलमान यूनाइट हो गए या थर्ड इंतफादा वेव आ गई जो वायलेंट हो सकती है, तो ये फिर इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी देखिए, रेड लाइन की तो जहाँ तक बात है उसमें मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ठीक है। जहाँ तक आप बोलें कि जी बीइंग द ओनली न्यूक्लियर पावर इन इस्लामिक वर्ल्ड और हम वो लीड लें, तो मैं फिर वही बात करूँगा, ये लीड OIC या अरब लीग के होते हुए तो नहीं हो सकती। ठीक है। क्योंकि देखिए, अब अगर वो बात वही है कि कह दूंगा अगर सच तो मुझे मार देंगे लोग। बात ये है कि देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो मिडिल ईस्ट में मोनार्की का क़याम थी, लोग कौन है? आपने कभी इनकी हिस्ट्री देखी है? अगर आप ये हिस्ट्री देखें और आप इनसे ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो रेड लाइन अगर क्रॉस होती है और उसको ये लोग रिटेलिएट करेंगे, ठीक है, तो फिर वही बात है कि शायद हम ठीक है गलत बात करेंगे। सही फरमाया। आई थिंक नाउ व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी मुस्लिम उम्मा के तौर पे, क्या मजीद हम कर सकते हैं ताकि इसको मजीद उजागर किया जाए? बिकॉज एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, जो हम वॉरफेयर देखते हैं मीडिया का, उसमें पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है यहाँ पे और एक कलेक्टिव एक्शन ला सकता है मुस्लिम उम्मा का। ऑल्दो यू डोंट हैव द हार्ड पावर टू पुश इट फॉरवर्ड, बट यू हैव अ लॉट ऑफ मीडिया पावर इंटरनेशनली जिसको आप गैल्वनाइज कर सकते हैं इंटरेस्ट।
Are we doing it optimally, sir? नहीं सर, देखिए इशू सिर्फ ये है कि जो वर्ल्ड इंटरनेशनल मीडिया है उसमें जूइश लॉबी और इंडियन लॉबी हमसे कोई 15 साल आगे है। हमारा मीडिया इंडिया से कोई 15-20 साल बाद शुरू हुआ है। नाउ इट इज़ गेनिंग मोमेंटम। और जैसे मैंने कहा, आप कह रहे थे कि इसमें जो है रियासतों का जो आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क़याम, वो सारे वो लोग हैं जो वेस्ट के से रिलेटेड हैं, चाहे वो कोई कबीला हो या जॉर्डन जैसे एक नया मुल्क क्रिएट किया गया। तो ये सारे जो सरबराह थे, अवाम की आवाज़ तो इस वक्त है नहीं अरब वर्ल्ड में। एक दफ़ा शुरू हुआ था तो वो इन्होंने दबा दिया। सिमिलरली इजिप्ट है जिसके ऊपर एक हमेशा मिलिट्री पावर रही है, एक दफ़ा डेमोक्रेटिक फोर्स आई तो ख़त्म है। तो हमें जो मेरे जहन में प्लान आता है कुछ करने को, एक तो हमें ह्यूमन राइट वायलेशन को बहुत ज़्यादा उजागर करना चाहिए, जिसकी एक्सेप्टेंस यूरोपियन अवाम में, देखिए एक वक्त आया था जब इराक वॉर के ख़िलाफ़ यूरोप में मुजाहरे बड़े हुए, मुस्लिम वर्ल्ड से बड़े हुए, तो देर इज़ अ ह्यूज एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। फिर आप जो ऑक्यूपेशन, इजराइल ने वादा किया था ओस्लो में कि वो अपने सेटलमेंट को फ्रीज़ करेगा, इट हैज़ डी फ्रीज्ड, वो वॉल बनाई। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिन पे अगर हम इजराइल के पे थोड़ा सा प्रेशर करें, क्योंकि फाइनेंशियली, फिजिकली, मिलिट्रीली तो हम इजराइल का कुछ नहीं कर सकते। इजराइल किसी ज़माने में अमेरिका पे बहुत डिपेंडेंट था, अभी भी 3.2 बिलियन 1 जनवरी को उसको मिल जाते हैं, लेकिन इस वक्त इजराइल की टेक्नोलॉजी, इजराइल की जो है फाइनेंशियल पावर, स्टार्टअप्स, इसकी कंपनीज की लिस्टिंग बिल्कुल जो मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज में हो सकती है। वर्ल्ड की 35th इकोनॉमी है, छोटा सा लर्न फ्रॉम दैट। अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, एजुकेशन अपने नेशन, देखिए एक डेजर्ट में उन्होंने एग्रीकल्चरली डेवलप्ड कंट्री बना लिया और ड्रोन से उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी फर्टिलाइजर को, उसके पेस्टिसाइड्स को। तो और जो बड़ी बड़ी इस दुनिया की सारी कंपनीज हैं, उनके अब जो हैं ऑफिसेज आर बेस्ड इन इजराइल। तो इजराइल की फाइनेंशियल पावर वगैरह तो नहीं, लेकिन हम कॉमन पब्लिक को यूरोप में, वेस्ट में और दूसरे मुल्कों में ह्यूमन राइट वायलेशंस पे और वो जो एग्रीड लाइंस थी उनको क्रॉस करने पे इजराइल को मेलाइन कर सकते हैं और इजराइल पे एक इंटरनेशनल प्रेशर ऐसा आ सकता है। यू रिकमेंड अ कंसंट्रेटेड फोकस्ड स्ट्रेटजी टू आउटलाइन ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय ऑल द मुस्लिम नेशंस अक्रॉस द बोर्ड। Do you agree to that and what else can we do that? मैं वैसे नासिर साहब इस पे एग्री नहीं करता। देखिए जूइश स्टेट प्राइमरीली एक फिजिबल स्टेट ही नहीं है। आज भी जूइश एयरफोर्स को अपनी जेट्स की, फाइटर प्लेन्स की ट्रेनिंग के लिए टर्किश एयरफोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। उसका मीठा पानी के जो सोते हैं वो जॉर्डन से आते हैं। टर्किश नेवी अगर इस वक्त मेडिटेरियन सी में उनके स्टेट के सामने खड़ी हो जाए तो वो अपनी नेवी को मूव नहीं कर सकते। जो मैं बात पहले भी कहते कि स्काई पिकॉट एग्रीमेंट के तहत ये जो जूइश स्टेट के आसपास जो ममालिक को केक की तरह काट के बनाया गया था, वो उस वक्त क्लोज पावर्स और आज की क्लोज पावर ये समझती थी कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते जब तक इसके एक आसपास अपने प्लांट के लोगों की एक सिक्योरिटी वॉल ना बनाई जाए। जहाँ तक बात है हमारी ताकत पकड़ने की, बिल्कुल हमें ताकत पकड़नी है। और अगर आज हमारी ताकत नहीं है, यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क 70 साल बाद अगर कमजोर है तो ये किसकी कमजोरी की वजह से? मेरी और आपकी वजह से तो नहीं ना, हमारे हुक्मरानों की वजह से। नहीं, सबकी कमजोरी है। हमें अपने आप को नहीं, देखिए रूलर होते हैं, लीडर्स होते हैं जो कि कौमों को लेके चलते हैं एक डायरेक्शन में। ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर हम अदर देन मुस्लिम कंट्रीज, दूसरी नॉन मुस्लिम सोसाइटीज को देखें, हम चाइना की आजकल इतनी मिसाल देती है, इससे मेरे साहब चाइना में रहकर आए, तो चाइना में भी कोई एक लीडरशिप थी ना, कोई मूवमेंट थी जिस तरह पे उस कौम को लेकर चला। कौम बाद में तरक्की करती है, पहले कोई लीडरशिप एक तरक्की का विजन लेकर आता है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देता है। हमारे यहाँ इस वक्त क्या हो रहा है कि हमें हमारी लीडरशिप डराती रहती है। यानी कि ये क्यों ऐसा होता है कि जो कोई मेजर इशू है, आप छोड़ दें अभी थोड़ी देर के लिए फलस्तीन, कश्मीर हमारा आज भी स्टेटेड पॉलिसी है ना, शेयर अगर उसमें हमारी क्या पॉलिसी है कि ये हाल आ जाता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाहे वो उसको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं कहा जी, इस पे देख लेते हैं, इसको उनकी इंटरनल पॉलिसी है। बट माय पॉइंट इज हमें ताकत ही पकड़नी है, रिकॉग्नाइजिंग अ पावर एंड यू डोंट डेवलप अ स्ट्रेटजी टू काउंटर दैट पावर, हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड? देखिए दो चीज़ें, पहले तो जैसे आपने कहा कि दो मुस्लिम कंट्रीज लीडरशिप जो बहुत इस बात पे बात कर रहे हैं, एक पाकिस्तान है और दूसरे टर्की, बट टर्की हैज रिकॉग्नाइज्ड, देखिए ना, तो उसने अनरिकग्नाइज नहीं किया, बिल्कुल डिस्पाइट ऑल द फैक्ट। लेट मी टेक यू बैक, वियतनाम वॉर की बात हो रही थी मेरी एक अमेरिकन स्कॉलर के साथ, डॉक्टरेट स्कॉलर, तो उसने मुझे कहा कि देखो जमाल, जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ बहुत हुई तो हमारी पब्लिक खड़ी हो गई और हमने फोर्स कर दिया अपनी गवर्नमेंट को विड्रॉ करने। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, यू आर रॉन्ग,
जब तक आपकी पब्लिक समझ रही थी कि आप जंग जीत रहे हैं, आप वाह वाह करते थे। जब आपको पता चला आप जीत नहीं सकते, जो वियतनाम में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, उस वक्त पब्लिक आपके खिलाफ हुई है। तो ये अगर स्ट्रेटजी, अगर हम किसी तरह कन्विंस कर दे वेस्ट को, अमेरिका को, कि उनकी स्ट्रेटजी इसराइल में लूजिंग स्ट्रेटजी है, अब वो किस तरह करना है, मेरे पास उसका पूरा जवाब नहीं है। उसका यही हुआ कि हम सब इकट्ठे होने हैं, जो हम नहीं हैं। और मेरे ख्याल से मे बी माई ग्रैंड चिल्ड्रन माइट सी इट, बट आई डोंट सी इट। मैं नहीं देखता कि हम इकट्ठे होंगे अनलेस से कोई रेवोल्यूशन आए। अल्लाह की तरफ से कुछ भी हो सकता है। ठीक है फवाद साहब, व्हाट्स योर फीलिंग? देखिए, हम अगर बात करते हैं ना इस्लामिक ब्लॉक की, तो उसको स्पीयरहेड कौन कर रहा है? खादमन हरमैन शरीफैन। हमने परसों जाके हमारे चीफ ने यही बात की कि हम, हमारी रेड लाइन है वो वाली। देखिए, बात हम तुर्की की भी कर रहे हैं, जिस तरह कमांडर साहब ने भी बात की। अतातुर्क, हु वाज अतातुर्क? कमाल अतातुर्क कौन था? अब वही बात है, अगर आप ये बोलें कि मैं ये बोलूं कि जी अरब लीग के, अरब जिसको स्पेयर हेड लॉजिकल तौर पे अरब ममालिक कह रहे हैं कि इस्लामिक ब्लॉक को, उसमें अगर पाकिस्तान की कोई से हो, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की से होगी टिल द टाइम पाकिस्तान कोई इंडिपेंडेंट अपना रास्ता नहीं इख्तियार करेगा। अगर वो उसी अम्ब्रेला में रहेगा, चाहे वो ओआईसी की है, अरब लीग की है, तो वो शायद जहां है हम शायद वहीं खड़े रहेंगे। देखिए, हमारा लिटमस टेस्ट है, कश्मीर इज अ लिटमस टेस्ट। हम 2 सालों से ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं ना, वहाँ लॉकडाउन चल रहा है, हर चीज है, उससे हमारी आवाज सुन कौन रहा है? अब देखिए, अब हालात इस नहज पे आ गए हैं कि जी चहमगोइयां हो रही हैं कि शायद हम बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बहुत ही की पॉइंट है। हसन साहब, बहुत ही वैलिड पॉइंट आइडेंटिफाई किया है कि ह्यूमन राइट वायलेशन को आप उजागर कर रहे हैं दुनिया भर में, बट उसका डिजायर्ड इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा। सही है ना? विद इन द पैलेस्टाइन इशू, द सोल्यूशन दैट यू प्रपोज, will it yield the desired results or it will just be a diplomatic push? नहीं, देखिए, डिज़ायर्ड रिजल्ट तो इंतफादा फर्स्ट के बाद आ चुके हैं। ये नहीं कि उस प्रेशर का रिजल्ट नहीं आया था, और इंतफादा 2 का भी आता अगर हम वो तारीखी गलती ना करते कि सद्दाम हुसैन के आसरे पे फ़लस्तीनी बैठ गए। जो टेक्निकल एरर हुआ था ना, और फिर सद्दाम हुसैन वॉज नॉट अ पावर जो फ़लस्तीन की मदद करता। तो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट तो आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सही। मैं जो सोल्यूशन कह रहा हूँ, ठीक, ये कहना कि पाकिस्तान एक एटॉमिक ताकत है, वो फेंक दे, आप फेंक के दिखा दीजिए। अब एंटी मिसाइल बताएंगे सब, जमाल साहब बताएंगे, सिस्टम्स ऐसे हैं कि आप अपना बम अनलेस गधे पे लेके जाएं वहाँ तक आप बच नहीं सकते हैं। जो जिस तरह इजराइल को प्रोटेक्शन है, देखिए, आपने अपने F-16 इंडिया के खिलाफ तो इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। जो अभिनंदन के खिलाफ हमने चाइनीज़ जहाज़ लिए थे, वो इसलिए इस्तेमाल किए थे कि आपका शायद इंडिया की तरह रुख करते सिस्टम नहीं चलेगा, दुनिया बहुत आगे चली गई। I don't know, that might be your claim, but I don't know. नहीं, ठीक है, I got your point. ये फियर है हमारे लोगों I got your के point. I'm just coming to the conclusion of the show. आपके फाइनल वर्ड्स हैं। देखिए, वो जो ह्यूमन राइट्स को उजागर करने की बात हो रही है, ये एक क्लास तक काम करता है एक इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर एक ताकत चाहिए जो कि उसको इस्तेमाल करे और एक फाइनल रिजल्ट की तरफ लेके जाए। तो अब जैसे वियतनाम की मिसाल दी गई, या किसी भी और मुल्क के अंदर जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, तो उससे एक माहौल बनता है जिससे एक ताकत जो कि उसको अपने मुखाने, फिर वो उसको इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर वो पावर मूव ना करे तो फिर से बातें ही होती रहती हैं। सर, योर फाइनल फीडबैक सर। मेरा जो व्यू है, और ये व्यू मेरा कश्मीर में भी है और फ़लस्तीन में भी है, आपको आज़ादी के लिए खून देना पड़ेगा। एंड इट इज़ द कश्मीरीज एंड द पैलेस्टीनियन, वो आपस में अगर लड़ते रहे, हमास, हिज़्बुल्लाह, PLO वगैरह वगैरह, और हमसे उम्मीद करे कि हम करें, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। थर्ड इंतफादा हो जाए, अगर वो पूरी तरह से इकट्ठे हो, फिर मुस्लिम की सपोर्ट हो, फिर वो जो बात वियतनाम की मैं कर रहा था। आपका फाइनल। ये अल्लामा इकबाल की एक दुआ दोहराऊंगा, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काश पर। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, प्रोग्राम तक तो हम पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। शिदाज सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल। हसन साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, इट्स ऑलवेज ग्रेट जमाल साहब टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज कि 3 कंपोनेंट यू हैव टू इंक्रीज, अपनी हार्ड पावर, मिलिट्री पावर, सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेटिक पावर एंड फाइनेंशियल पावर। इन तीनों चीज़ों को यकजा करके देन यू हैव टू फर्दर इन्फ्लुएंस द ओवरऑल मुस्लिम उम्मा, जिसको आपको साथ मिलाना पड़ेगा। तभी आप कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं इस इशू को
आगे बढ़ाने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूएन की रेजोल्यूशंस भी हैं, इंटरनेशनल रूल्स भी हैं, कवानीन भी हैं जो कि ये इन्फोर्स कर सकते हैं। बट अनटिल एंड अनलेस यू हैव ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पावर विद योरसेल्फ, आपको एज अ उम्मा अपने बच्चों को पढ़ा के एजुकेट करना पड़ेगा सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर एंड फाइनेंशियल पावर। इसके बाद ही आप किसी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग पे आ सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।